into cos x multiplied by 5 tan x plus 2 cot x इज इक्वल टू a प्लस b साइन स्क्वायर x। अच्छा मुझे बताओ, कल आपके क्लास में क्यों छुट्टी मारोगे स्कूल से? कबीर वो सही कि कल छुट्टी मार लेते हैं, और वो रिविजन अब इसके बाद ये करवाने के बाद, आज एप्लीकेशन करवाने के बाद ना लास्ट हो जाएगा एप्लीकेशन का। उसके बाद आई स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी, 2 दिन लगेगा, उसके बाद रिविजन है क्वाड्रेटिक, वो करवा देंगे। तो मुझे खत्म करवानी है, जो खत्म शुरू किया हुआ ना वो खत्म करवाना है। किस किसको आना है एप्लीकेशन? तुम्हें आना है? तुम्हें भी नहीं आना? तुम्हें आना नहीं? क्यों? चैप्टर 9 नहीं आया? पक्का? हाँ आना, इससे भी नहीं आना। इसको क्या आ गया? कर ले, हमारे स्कूल वालों का कुछ नहीं पता होता, वो दे देते हैं। तो कैसे करोगे? दिस विल बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इससे इन बिटवीन 5 tan एक्स को क्या लिखोगे? साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और कॉस को क्या लिखोगे? 2 cos x बाय 5। ये तब तक क्वेश्चन है जब ये वाला चैप्टर ना एमसीक्यूज में था। Seriously, this chapter was in MCQs and every person in this class ना, जो मेरे पास बच्चे थे, ये 2000 टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, तो बच्चा कहता मैम आईएनपीज अब कैसे आएंगी, अब तो आ ही नहीं सकती हमारी आईएनपीज, तो अब तो करने का फायदा नहीं है, वो एमसीक्यू में कैसे पूछेंगे? तो मैंने कहा ऐसे पूछेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सीरियसली दिस इज एमसीक्यू का क्वेश्चन। और ये नहीं था कि ये उस टाइम बने थे, ये बहुत पहले से चलते आ रहे थे, छुपे हुए क्वेश्चन थे उस टाइम। we were never no we never looked at these questions के नहीं आने वाले, तो एनटीएससी में या ओलंपियाड करते तो आएंगे। तो आए थॉट मे बी इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। जब मैंने लिखा एंड आई सर्च बुक्स, तो 2-3 बुक्स जब सर्च करो तो ये क्वेश्चन दिखने शुरू हो गए। मैंने कहा वाह, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स फिर भी ठीक रहा है, पता नहीं मे बी स्कूल से अच्छे पढ़ लिया था साथ साथ, या मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, पर आइडेंटिटीज को लेकर आई हैव सीन बच्चों का बहुत ही वो रिस्पॉन्स होता है, दिमाग में तो सॉल्व भी नहीं होती, इसे कैसे करना है ये तो समझ नहीं आया। तो ये चीज आपकी कैंसिल होगी, ठीक है। 5 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर चाहिए, तो व्हाट शुड आई डू? कॉस स्क्वायर को क्या लिख दूंगी? तो ये क्या आ गया? 5 साइन क्लास है आपको किसी का? क्यों? हाँ, गेस्ट आगे छुट्टी हो जाती है। वाह। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? हाँ, मेरे घर में तो गेस्ट है तो भी छुट्टी नहीं देता। हमारा टाइम एडजस्ट रहता है, बेटा पहले कर ले बाद में कर ले। आई टेल यू, तुम लोग ज्यादा ना वैल्यू तुम मुझे मेरे घर वाले कर देते हैं। तेरे पढ़ाई बच्चे के मार्क्स सिखा रहे हैं कि कैसे हो गया? व्हाट आर यू डूइंग, मतलब यू आर नॉट डूइंग वेल। तो आई हैव दिस होल जजमेंटल इशू एज सिटिंग एट माय होम, मतलब परफॉर्मेंस तो मुझे आप लोग के लिए घर की उदाहरण देनी है, मेरे को तो वहां से डांट पड़ जाएगी। ऐसे कैसे है, उनको निकाल दो बच्चों को जो नहीं पढ़ते, उनको ऐसे करो, उनको वैसे करो, आएगा फिर लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, कैसे करो, जो नहीं पढ़ता उसको ऐसे बोलो, या उसके एक्स्ट्रा क्लास जो भी एक्स्ट्रा है, कुछ जो भी मोटिवेशन है वो दो। तो चलो, समझ में आ गया? ये कर दिया ना 5 से -2 किया तो 3 आ गया, +2 आ गया। अब इसके साथ कंपेयर करो, साइन स्क्वायर किसके साथ है? बी के साथ, तो ये बी साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये ए हो गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 2, और बी की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज एमसीक्यू, इसी टेस्ट का। हाँ, 10th क्वेश्चन का सी पार्ट नहीं हुआ, सॉल्व हुआ था। हाँ, tan स्क्वायर थीटा, ये भी मानकर चलना, इफ यू वांट टू हैव वाटर जाके ले आओ, या ये ले, मेरे पास तो सी सॉल्विंग फन है, दिक्स है, ले ले। हाँ, क्या? मेडिसिन तो नहीं है, तो ये काफी होती है, इसके लिए जरूरी है, ले ले, मैंने इसलिए रखा हुआ है, सच में ले लो।
इफ यू डोंट हैव एनी इश्यूज ले सकते हो। हाँ जी, कोई उठकर दे दो बच्चे, चलिए ले जा। 3 सीकेंड थीटा माइनस 1, कुछ नहीं करना है, tan स्क्वायर थीटा को लिखना है 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन आपकी बन गई है इन सीकेंड स्क्वायर थीटा। दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस, दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस बेसिकली रिक्वायर्स प्रैक्टिस। एक्स भी ना लो चाहे, सो यू हैव secant square theta minus 2 secant theta minus secant theta plus 2। तो आपको अभी ये शायद नहीं आएंगे ना, अभी ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना लव्या? कहाँ पे, चलो इधर। सो दिस इज, हाँ -3 है, ठीक है, यहाँ पे -3, यहाँ पे +4 हो गया, ठीक है बेटा, -3। तो इसमें कैसे, हाँ जी, तो मैंने और गलती क्या की यहाँ पे, tan स्क्वायर इज, तभी वो फैक्टराइज हो गया, तो यहाँ से ये फिर से +2 ही बनकर आया, ठीक है ना, दो गलतियां होगी ना, तो दोनों ने बैलेंस किया, पर हाँ वो गलती गलती रहेगी, उसको मार्क्स में मिलने वाली, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में गलती सच पर ढूंढनी बहुत मुश्किल होती है। तो दिस इज सीकेंट थीटा -1 सीकेंट थीटा -2, या सीकेंट थीटा की वैल्यू 1 है, या सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। सीकेंट थीटा 1 है तो थीटा किसके इक्वल हो गया, tan नहीं है, सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस 1 कब होता है, 0 पर, तो थीटा इज 0 डिग्री, राइट। और सीकेंट 2 कब होगा, कॉस 1/2 कब होता है, 60 पर, तो थीटा इज। अब एप्लीकेशन के बुक के 2-3 क्वेश्चन रहते हैं और एक्स्ट्रा थोड़े से क्वेश्चन करवाने हैं। आई हैव शेयर्ड अ वर्कशीट विद यू, सो प्लीज डू दैट वर्कशीट एप्लीकेशन पर। किन किन को एप्लीकेशन जाना है एक बार, है बच्चे काफी, है ना? चलो बाकी सब अगर देख रहे हो तो ठीक है, इफ यू वांट टू रिवाइज योर वर्कशीट कर सकते हो, पर एप्लीकेशन मुझे 2-3 क्वेश्चन है, मुझे कवर ही करवाना होगा, ठीक है। आपकी बुक से 2-3 क्वेश्चन रह गए, खत्म करके काम करो उसको। और एक क्लाउड वाला क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, विच इज इंपॉर्टेंट, 1 या 2 क्वेश्चन है। टॉल गर्ल वाला करवाया था, हाँ क्वेश्चन 15 भी करवा दिया था, बुक हो गई है, मतलब प्रोबेबिलिटी आज स्टार्ट, हाँ आज निकल, प्रोबेबिलिटी कल या परसों, 2 दिन लगा लेंगे, कल परसों, फ्राइडे को या सैटरडे को फिर से टेस्ट होगा आपका एक, वो तो कल करवाऊंगी ना फिर। हाँ रियांश नहीं आया, बीमार है, चलो। फिर मैंने एप्लीकेशन, हो सकता है आज मैं स्टार्ट कर दूं प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन से थोड़े से क्वेश्चन थे विच आई वांट, कल मैंने वर्कशीट शेयर किया ना, वो कर लेना। 27 पेजेस की वर्कशीट है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन जितने अभी तक बने हैं ना, सच में कह रही हूँ, मतलब जितने भी इधर उधर बुक से उठाए हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आई डोंट फील कोई और क्वेश्चन होगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद कोई आ जाए वो अलग बात है। ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन उसकी वर्कशीट है ये, तो प्लीज जैसे हमने बाकी सब वर्कशीट की थी ना, सितंबर तक ये खत्म करके रखो। 27 पेजेस, और सबके आंसर किए हुए हैं साथ में सॉल्व, जैसे कोऑर्डिनेट किया था ना, कोऑर्डिनेट की अगर आपने वो वर्कशीट कर ली है ना, उसके अलावा आई डोंट सी कि कोई रह जाएगा क्वेश्चन, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं। फर्स्ट पेज है ये, कौन सी, हाँ सर, जिनको ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन जाना है वो एक बार ये क्वेश्चन कर लो, क्या कुछ पेपर में ही आ सकते हैं आपके। An aeroplane, while flying at a height of 3125 meters from ground, passes vertically below another plane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 and 60 respectively. Find the distance between the planes at that instant.
एक एरोप्लेन उड़ रहा है 3125 मीटर की हाइट पर, तो उसे कैसे शो करोगे? हवा में है, तो यहां से कुछ एक पॉइंट आप मार्क करोगे, ठीक है। डिस्टेंस मान लो ये एरोप्लेन है, और जब आप इसे स्पॉट कर रहे हो तो किसी ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर स्पॉट कर रहे हो, so this is the height of the aeroplane. 3125 meters from the ground वो उड़ रहा है, passes vertically below. तो ये वाला एरोप्लेन किसी दूसरे एरोप्लेन के वर्टिकली बिलो पास कर रहा है, मतलब ये नीचे हुआ, दूसरे वाला इससे ऊपर हुआ। बस अब ब्रॉडली एक चैप्टर रहता है जो मुझे कवर करवाना है आपका, और व्यांश को बोलना था कल छुट्टी के लिए, बोलेगा कि नहीं? कल एरियाज वाला चैप्टर किस किसने करना है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पेपर्स में किसके आना है? सिर्फ केवीएम के? सानवी आपके आना है? नहीं, फिर आप तीनों को छुट्टी लेनी पड़ेगी। हाँ, और एक रियांश है, तुम सर्कल्स तो तुम्हें मैं अलग से करवा दूंगी, एरियाज और रियांश को बोलना है फिर छुट्टी के लिए, कभी तो ही सेड दैट, तो कल करवा के खत्म करो फिर, ठीक है ना, अच्छे से रिविजन हो। तो जब आपने इस वाले एंगल को, इस वाले हेलीकॉप्टर को स्पॉट किया और एक इस वाले हेलीकॉप्टर को स्पॉट किया, एक एंगल बन रहा है 30, जो छोटे वाला होगा वो 30 डिग्री होगा, और जो बड़े वाला होगा वो 60 होगा। बस इसके सारे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, सारे तो मैं नहीं करवा पाऊंगी, इसलिए कह रही हूँ बहुत, अगर मैं डिस्टर्ब भी हो जाऊं तो कुछ क्वेश्चन आपको एज होमवर्क दूंगी, आप बच्चे सॉल्व करोगे, ठीक है। करो इसको, फिगर बना के इसका आंसर निकाल लो। सब में ना कोशिश करना फिगर बना लेना, जैसे इसमें फिगर बना लोगे तो उसका सॉल्विंग तो कर सकते हो ना, जैसे कि ट्रायंगल लिया बी सी डी, अगर जल्दी से काम करना है क्योंकि सभी नहीं कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट सिर्फ इसका फिगर बनाकर दो ट्रायंगल्स जो है वो लिख लो, और घर पर इसको सॉल्व करना एज होमवर्क आज। हाँ जी, व्हाट्स इट? कनन भी नहीं आ रही है ना, कनन तो बीमार हुई है अभी तक, और वो आरव अब तो ठीक हो गया होगा, अब आ नहीं रहा। फिर आ जाए ऑनलाइन से ज्वाइन करिए, फिलहाल टॉक टू पेरेंट्स से। हाँ, स्कूल आ रहा है वो तो वो स्कूल आ जाए कि कल ही आया था। लेकिन आंसर सबके दिए, लव्या सॉल्व करे हो, दर्पण आपको ये चैप्टर आना है? यस मैम। आपको ये चैप्टर आएगा पेपर में? नहीं मैम, एप्लीकेशन से हमारा शायद नहीं आएगा। शायद नहीं आएगा, नव्या तो कंफर्म करिए कि नहीं आएगा। सो इफ यू वांट टू डू दीस क्वेश्चंस कर सकते हो, बट अगर आपको कुछ और रिवाइज करना है अभी आज के लिए वो कर सकते हो, कल से फिर मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करवा दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन डन एवरीवन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर्स और ट्रायंगल पता लग गया, कैलकुलेशन करोगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ फिगर्स ड्रॉ कर लो तो इसके 27 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। जो जो करने वाले क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, तो वो हो जाएंगे अगर हम फिगर्स पे जाते हैं, ठीक है। सो इसकी घर पे प्रैक्टिस कर लेना, इसलिए मुझे नहीं आएगा चैप्टर ये अभी, तू बैठ कर अपना ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर। एक्स्ट्रा जो वो आइडेंटिटीज की हुई थी मेरे साथ, थोड़ी बहुत कितना रिवाइज कर, यहाँ पे आ गया। सच्ची बच्चे फायदा नहीं है ना, जो फोकस उस पर रख जो करेंगे हम, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो स्टार्ट कर दो, अभी तुम पहले ट्रिग्नोमेट्री करना। क्वेश्चन नंबर 2, a man in a boat rowing away from a lighthouse 100 meter high
takes 2 minutes to change the angle of elevation. ये 2 minutes angle of elevation ये सब सोचने की जगह ना सबसे मेन चीज जो इसमें सोचनी है हमें कि इसमें हाइट क्या है और डिस्टेंस कैसे दिया निकालना है. और कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग द फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल अ मैन इन अ बोट. बोट कहाँ चल रही होगी? किसी सी में, किसी रिवर में. और लाइट हाउस कहाँ होगा? सी के बिल्कुल बीच पर, बिल्कुल एक एंड पॉइंट पर, है ना. तो बैंक रिवर बैंक का लाइट हाउस सी पे बना होगा. और मैन इन अ बोट, so of course that boat is inside the sea. So AB is the lighthouse, C is the position of the man. वो कहता है he takes 2 minutes. तो मैं C थोड़ा सा छोटा ले लेती हूँ ये वाली लाइन, because I have to show. अब C क्या है? बोट. और AB क्या है? लाइट हाउस. और इसकी हाइट दी हुई है आपको 100 मीटर. समझ में आ गया? ये घर पे आज होमवर्क है, ये सारे कंप्लीट करके लाने हैं. चेक और क्वेश्चन. ठीक है. 2 minutes to change the angle of elevation of the top from 60. कहते 60 डिग्री से 2 मिनट लगेंगे उसको 60 से 30 चेंज करने के लिए. 30 चलना अगर एंगल बनना है तो वो थोड़ा दूर ही जाएगा तभी बनेगा. तो ये जो डिस्टेंस है ना CD, डिस्टेंस CD इज कवर्ड इन 30 minutes. ये वाला क्वेश्चन है और इसके बाद एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. डिस्टेंस CD इज कवर्ड इन 30 minutes. तो मुझे CD की लेंथ निकालनी है. हाँ बेटा वो लेंथ नहीं है ना, सॉरी 2 मिनट्स का टाइम. डिस्टेंस CD इज कवर्ड इन 2 minutes. तो मुझे स्पीड निकालनी है बोट की. किसी भी चीज की स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम मुझे दिया हुआ है 2, डिस्टेंस मुझे निकालना है. तो कैन आई फाइंड द डिस्टेंस? लव्या तुम ऑनलाइन क्यों हो? मैम पैर ट्विस्ट हो गया. okay. अगर आपको कल एरियाज करने हैं तो कल 12 से 2 आप आ सकते हो. ओके. दैट मीन्स अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी इसको. AB is 100, BC is X, tan 60 कितना है? √3. AB is 100, BD is X plus Y. और tan 30 कितना होता है? 1/√3. तो X की वैल्यू क्या आ गई? 100/√3. तो 100√3 is equal to X plus Y. 100√3 is equal to 100/√3 plus Y. समझ में आ गया ये? तो अपने पास अब Y की वैल्यू क्या आ गई? 100√3 माइनस 100/√3. तो 300 माइनस 100 हो गया. डिस्टेंस आपने क्या लिया था? Y. ठीक है. तो 200/√3 इंटू 2. क्लियर हो गया? अच्छा ये 2 पहले कैंसिल हो गया. 100 फिर आपका क्या बन जाएगा? 100 रैशनलाइज किया √3/3. समझ में आ गई बात ये? तो √3 कितना होता है? 1.732 डिवाइड बाय 3. इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 57.73 मीटर्स पर मिनट. बात समझ में आ गई हमें? कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई? आरुष कायशा समझ में आ गई कैलकुलेशन? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ. समझ में आ गया कैलकुलेशन?
आहिल, लव्या, गौतम, धृति, जसलीन, नव्या, सानवी, बिस्मीत, कायसा, दर्पण, कबीर एब्सेंट, रेयांश एब्सेंट, आरुष, आरव, ईशवी प्रेजेंट, शिंजन, गुरलीन, राघव। एक कनन बहुत देर से कहता है, 4 क्लासेस आपने दे दी। उसको बोलना है कल से क्लास में आएगा, कल प्रोबेबिलिटी करवानी है आरव से। तुम्हें नहीं आनी? तुम तो कह रहे थे प्रोबेबिलिटी करवाओ। नहीं आनी? किस किस को आनी है प्रोबेबिलिटी से? बाकी सबको आनी है। इसी चैप्टर में कर लेना चाहती हूँ। अच्छा, करवा दी क्लास में। हम्म, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो। The lower window of a house is at a height of 2 meters above the ground. Upper window is 4 meters vertically above the lower window. एक लोअर विंडो है, क्या हाइट दी हुई है उसकी? 2 मीटर अबव द ग्राउंड. अपर विंडो इज 4 मीटर अबव द लोअर विंडो. एट अ सर्टेन इंस्टेंट, मतलब किसी एक टाइम पे आप नोटिस करते हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम दीज विंडोज. एक बलून है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. यहां से ऐसे देख रहे हो, यहां से ऐसे देख. समझ में आ गई बात है? आज घर जाकर ना, अगर सच में ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन को इजी करना है ना, इन फिगर्स को दोबारा से खुद से ड्रॉ करना, तब समझ में आएगा डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है. इसको छोड़ना मत. सो ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी. लोअर विंडो से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो है 60 डिग्री, नहीं वो है 30 डिग्री. ये होगा. लोअर विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो है 30 डिग्री. अपर विंडो से 30 डिग्री, लोअर से होगा 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ बलून अबव सी लेवल, अबव द ग्राउंड. तो बीसी इज 2 मीटर. ये पूरी फिगर को एक्सप्लेन कर दोगे कि ए बी इज द अपर विंडो, बीसी इज द लोअर विंडो, बी इज द लोअर विंडो, ए इज द अपर विंडो. और ए इज 6 मीटर अबव द ग्राउंड, बी इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड. तो हमारे पास ए बी है 4 मीटर, बी सी है 2 मीटर एंड ए सी इज 6 मीटर. तो ये भी 2 मीटर गिवन है, ये 4 मीटर गिवन है. लेट डी बी एच. तो हाइट ऑफ बलून आपके पास कितनी आ जाएगी ऑलरेडी? h+6. तो पहला ट्रायंगल लेंगे ए ई डी, जिसमें लिख दूंगी h/ए ई इज tan 30, 1/√3. ये h√3 आ गया. और एक ट्रायंगल में लूंगी बी एफ डी. So that will be df/df equal to tan 60. h+4 by h√3. tan 60√3 हो गया. समझ में आ गया? तो हाइट ऑफ द अपर विंडो इज 8 मीटर. सॉल्व करो. यहाँ से h आपके पास आ जाएगा 2. तो ये बलून की हाइट जो है दैट विल बी 8 मीटर. समझ में आ गई बात?
जो आपको क्वेश्चन आया था ना आरस, वो ये वाला क्वेश्चन था। A boy standing on a horizontal plane finds a bird at a distance of 100 meters from him at an elevation of 30 degrees. A boy is standing on a horizontal plane. So boy is standing here, horizontal plane, finds a bird flying at a distance of 100 meters from him. 100 meters distance का हुआ है, height भी का हुआ है, ठीक है? Distance of 100 meters from him at an angle of 30 degrees. So A is the bird, B is the position of the boy. At the same time, a girl standing at a roof of 20-meter high building. तो एक लड़की 20 मीटर हाई बिल्डिंग रूफ टॉप पर खड़ी होकर उस सेम बर्ड को ऑब्जर्व कर रही है एट एन एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री. G is the position of the girl. Boy and girl are on the opposite sides of the bird. That's why I have drawn this diagram कि अगर boy इधर है, एक साइड पे bird के boy है तो दूसरी साइड पे girl है, तो ये इस वजह से मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है. Find the distance of the bird from the girl. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड से आया था 2018 में. ये एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है. सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैथ प्रॉब्लम है सबको, एवरीवन फाइंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिफिकल्ट. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओवरऑल मोस्ट ऑफ यू, राइट? तो प्रोबेबिलिटी के बाद नेक्स्ट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करवाऊंगी. एक दिन लगाएंगे एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करेंगे और एक दो दिन लगाएंगे असम्पशन रीजनिंग क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, ठीक है? केस स्टडीज भी लो, अपनी रिविजन शुरू कर दो. 30th अगस्त विल बी ऑफ, 30th अगस्त छुट्टी होगी, बट ऑफ कोर्स, राइट, है ना? चलो करो इसको. अब ये क्या होगा? ट्रायंगल आपने ले लिया, तुम क्या पूछ रही थी? वो भी करवाते हैं. एसीबी, इसमें अब टाइम वाले क्वेश्चन भी आएंगे, आपके सैम्पल पेपर में दिया. इन ट्रायंगल एसीबी, AC अपॉन AB विल बी इक्वल टू sin 30. तो आपकी AC और AB 100 दी हुई है, sin 30 1/2 हो गया, तो पूरी AC की वैल्यू आ जाएगी 50. अगर AC 50 है और उसमें EC की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो 20 है, तो AE कितना हो गया? 30. अब ये वाले ट्रायंगल में हमने AEG में बात करनी है, ठीक है? इन ट्रायंगल AEG, AE अपॉन, और नाउ वी नीड टू फाइंड AG, डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल along AG. तो ये हो जाएगा tan 45, सॉरी नॉट tan 45, sin 45. तो AE आपके पास 30 है, AG निकालना है. sin 45 इज 1/√2. AG कितना आ जाएगा? 30√2 मीटर. देख, पूरी हाइट AC 50 आई थी, कितना डिस्टेंस रूफ टॉप लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये 20 हो गया, तो बाकी कितना बचा? 30. नाउ फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल, विच इज परफेक्टली फाइन. फिगर सही है पर स्केल के साथ नहीं बनाई.
आप कह रहे हो ईसी छोटी हो गई, हाँ बिल्कुल छोटी, बड़ी हो गई, ए छोटी होगी, हाँ बिल्कुल, मेरी फिगर स्केल से नहीं बनी, मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट लेकर नहीं ड्रॉ किया, बट मेरी फंडामेंटली फिगर बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको गलत कोई नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन या बर्ड वाला या एक हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन, ये पेपर में आते ही है अगर आए तो। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज क्लाउड एंड रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन। क्लाउड रिफ्लेक्शन, ये आपके साइंस के कॉन्सेप्ट के साथ चलता है। एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर, एक लेवल ऑफ वाटर हमने ले लिया, इससे 20 मीटर ऊपर एक पॉइंट है ए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। एक क्लाउड सी यहाँ पर था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना ना उसका, वो दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब कहते हैं लेक के अंदर इसकी रिफ्लेक्शन है, तो कुछ अंदर यहाँ पर रिफ्लेक्शन बनी होगी। लेट मी टेक दिस रिफ्लेक्शन एज सी डैश। ये क्लाउड है, ये रिफ्लेक्शन है इसकी। कहते हैं अगर इसी पॉइंट से हम उसकी रिफ्लेक्शन को नोटिस करते हैं ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि ना ऊपर से, so now the angle of depression is 60 degree. Now the angle of depression is 60 degrees of the reflection. So C is the cloud, C dash is the reflection. This point A is the observation point, जो आपका मैन या जो भी पर्सन खड़ा होगा यहाँ पर with that binoculars, पहले क्लाउड को देख रहा है, फिर उसकी रिफ्लेक्शन को नोटिस कर रहा है। तो कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड अबव सी लेवल। सी लेवल आपने ये लिया था, तो सी डैश सी ले लिया ना, तो लेट मी टेक दिस एज बी, डी और ये ई पॉइंट ले लूं। कि रिफ्लेक्शन को यूजुअली डैश के साथ शो करते हैं, है ना? साइंस में किया होगा, रिफ्लेक्शन सी डैश कर लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन को यूजुअली डैश वाला पॉइंट ले लेते हैं साथ में। क्लियर हो गया इतना? 90 डिग्री एंगल ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। बस इसमें जो एक चीज यूज होनी चाहिए, ये भी 20 है। हाइट ऑफ क्लाउड अबव सी लेवल, आई विल टेक इट एज h meters. Let height of cloud above sea level is equal to h. इसमें सिर्फ एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके साइंस का कॉन्सेप्ट है, सी डी इज इक्वल टू सी डैश डी। डी डी लाइन जो मिरर लाइन है, मिरर के इधर ऑब्जेक्ट है, मिरर के इस तरफ उसकी रिफ्लेक्शन है। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने शो किया है उतना ही डिस्टेंस, और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस उसकी रिफ्लेक्शन शो करेगी। दिस वी एग्री? यस, है ना? तो बस इसमें एक यही चीज है, that your c dash is equal to c dash d is equal to cd। बस ये एक इंपॉर्टेंट साइंस का कॉन्सेप्ट है जो आप यूज करते हो अबाउट ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्शन। तो एक ट्राइंगल हम लेंगे AEC, जिसमें CE हो जाएगा h minus 20, c dash is h, c dash d is h। ठीक है, तो आपका CE मैं लिख रही हूँ h minus 20, c dash d मैं लिख रही हूँ h। बात क्लियर हो गई है? क्लियर हो गया बेटा सबको ये, है ना? तो एक हम ट्रायंगल लेंगे इसमें AEC, जिसमें हम लिख देंगे CE अपॉन AE इज इक्वल टू
tan 30 h minus 20 by AE is equal to 1 by √3। तो ये आ गया √3 h minus 20। और दूसरा ट्रायंगल लोगे AEC डैश, में आप लिख लोगे C डैश E अपॉन AE इज tan 60। इसकी ना एक ट्रिक भी बताऊंगी, बस एंगल्स का ध्यान रखना। अगर सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आता है ना और एंगल 30 और 60 ही दिया हो, ये ध्यान रखना इस चीज को, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस। ऐसे तो यही एग्जैक्ट होता है, ऊपर वाला एंगल 30, नीचे वाला 60। ठीक है, जो मर्जी कर लो इस क्वेश्चन में, जितना मर्जी आप हाइट ले लो, चाहे इसको या 100 मीटर तक खड़े कर दो, जो हाइट ऑफ क्लाउड आएगा वो डबल होगा हमेशा। इससे एक्चुअली फॉर्मूला बन जाता है कि अगर ऊपर वाला एंगल, मैंने क्या किया था, मैंने क्लास में ना बच्चों ने याद कर लिया था, मैं आपको टर्म 1 टर्म 2 की बात बता रही हूँ। एमसीक्यूज आता था ना, बच्चों ने याद कर लिया इसको, ये हाइट डबल हो जाती है, विच इज वेरी फाइन, है ना। तो मैंने कहा कैसे चेक करें, तो मैंने इस एंगल को चेंज कर दिया। समझ में आया, ऊपर वाला एंगल 45 कर दिया, नीचे वाला 60 कर दिया, आंसर बिल्कुल चेंज हो गया। सो व्हेन इट इज 30 डिग्री अबव 60 डिग्री बिलो, सेम तब याद करना, 30 डिग्री ऊपर का एंगल हो, 60 नीचे का एंगल हो, आपका ये आंसर 20 है ना, जो हाइट दी हुई है ऑब्जर्वेशन पॉइंट 20 मीटर अबव है, आपका क्लाउड का हाइट हमेशा 40 मीटर आएगा, डबल ऑफ 20। तो ये 60 के साथ क्वेश्चन एग्जैक्ट, तो बुक्स में, पुरानी बुक्स में वो 60 के साथ एग्जैक्ट है। समझ में आ गया, आंसर इज 120 इसमें। और यही क्लाउड की जगह जैसे या बर्ड, एक बर्ड उड़ रहा है, उसकी रिफ्लेक्शन पानी में आई। समझ में आ गया, बर्ड वाला क्वेश्चन भी अब आ गया, बट एग्जैक्टली जो पहला क्वेश्चन था वो क्लाउड का ही था। बात समझ में आ गई है। C डैश E लगा लोगे h प्लस 20 अपॉन √3 h माइनस 20 इज इक्वल टू √3। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर, विच इज फाइन, बिल्कुल ठीक है वो। समझ में आ गया, h की वैल्यू 40, हाइट ऑफ क्लाउड अबव सी इज 40 मीटर। बात क्लियर हो गई। सब्जेक्टिव पेपर होगा, पर आपको आंसर पता क्या होना चाहिए आपका। तो कुछ रेशियो गलत लेते हो, कहीं कुछ इधर उधर करते हो, यू विल नो हाउ टू सॉल्व देम। बात क्लियर हो गया इतना सबको। क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी अभी। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 इसके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10 एक ये लिखो, अब मैं जो बात करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, 10, क्वेश्चन नंबर 20, 6, 10, 20, ये एक जैसे हैं। 6, 10, 20 एक जैसे क्वेश्चन है, और इसके साथ लिख लो ये वो क्वेश्चन है जो बलून वाला आपकी बुक में दिया हुआ है। गर्ल और बलून वाला क्वेश्चन क्या था ना, बिल्कुल सेम वैसे हैं। 6, 10 एंड 20 एक चीज दी हुई है, दूसरी निकालनी है, दूसरी में जो गिवन है वही निकालनी होगी, दूसरी चीज दी होगी। ठीक है। 6 में लिखा है एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट with the speed of 360 kilometers per hour. एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, कांस्टेंट हाइट है और उसकी स्पीड दी हुई है। तो ए डी इज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, और कॉन्स्टेंटली ये उड़ रहा है 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहते हैं ग्राउंड पे एक पॉइंट था P, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट में ना एंगल ऑफ एलिवेशन देखा। बस बलून वाले क्वेश्चन में क्या था कि गर्ल एक हाइट पे खड़ी हुई थी, यहाँ पर क्या है, द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। समझ में आ गया। तो फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of that instant was observed to be 45 डिग्री। वो एरोप्लेन तो चलता जा कांस्टेंट हाइट के साथ, सीधा उड़ा। आफ्टर सम पॉइंट इट कम्स टू एट पॉइंट C, वो कितने टाइम के बाद आया, 20 सेकेंड्स के बाद वो C पर आ गया। आफ्टर 20 सेकेंड, अब उसी सेम एरोप्लेन का सेम हाइट पर, हाइट चेंज नहीं हुई है, वो असेंड नहीं किया है, वो ऐसे नहीं उड़ रहा है, वो सेम कांस्टेंट हाइट पे जा रहा है। और इस पर आपने चेक किया, एंगल ऑफ एलिवेशन नाउ हैज बिकम 30 डिग्री। मतलब टारगेट करना है ना, एरोप्लेन आपने ऑब्जर्व किया 45 पर,
जब तक आपने अपनी गन वगैरह निकाली उसे शूट करने के लिए, वो आगे बढ़ गया, अब आपको एंगल क्या करना पड़ा, 30 डिग्री। कहते किस हाइट पर एरोप्लेन उड़ रहा है वो बताओ। तो ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इज द हाइट ऑफ बलून ऑफ द एरोप्लेन, सी डी इज द हाइट ऑफ एरोप्लेन, एंगल 45 डी होगा, लेकिन 45 और 30 डी है। अब AC इज नॉट 20 सेकेंड, AC का डिस्टेंस जो कवर हुआ है दैट इज इन 20 सेकेंड। स्पीड कितनी थी एरोप्लेन की, 360। नाउ इफ आई नीड टू फाइंड AC, दैट इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड कितना है, 360 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या हुआ 20 सेकेंड, तो 20 बाय 3600 कर लो, आवर्स में कन्वर्ट हो गया। और यूजुअली जो आपका ये डिस्टेंस होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो किलोमीटर्स में दिया जाता है, वो मीटर्स में दिया जाता है। तो 360 इंटू 1000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 3600। समझ में आ गई बात? ये मैंने पूरी चीज को कन्वर्ट कर दिया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द एयरप्लेन इन 20 seconds is 2000। समझ में आ गया ये? हाँ, 1000 1000 आ रहा है, क्यों आया? क्योंकि किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज किया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, इसलिए आया। इतना सोच कर तू पूछ रहे, बेटा कंफ्यूजन तो होती है, कैसे आया, पहली बार कर रहे हो, ये सब चीजें ध्यान रखने वाली बात है। तो बच्चे देखो कि ये सब चीजें देखो, दिस इज वन थिंग दैट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पेपर में आना है तो ये वाला बहुत खुशी खुशी सब बच्चे सब डाल देंगे इस स्टेज पर। तो समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब आपके दो ट्राइंगल्स बने, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल CDC। क्लियर हो गया? दिस इज 2000, दिस इज X, दिस इज H upon X is equal to tan 45, H is equal to X। CDP में लिख लोगे H upon X plus 2000 is tan 30 डिग्री, ठीक है। H upon H plus 2000 is equal to √3, H is equal to √3 into H plus 2000। मैंने क्या किया गलती? हाँ, तो ये आ जाएगा √3H माइनस H इज इक्वल टू 2000, H इज इक्वल टू 2000 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा जो मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कर लो इसके बाद। बाकी सब तो कर सकते हो, अब ट्राई जरूर करना है इनको, क्योंकि अब मैं इसके बाद तो नहीं करवा रही हूँ ये। आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन, इसके बाद जो रिवीजन होगी अब अक्टूबर में ही होगी इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा बोला था, 20 जो आपने करना है। अभी जो करोगे ना, लिखो वो वाला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 13। बाकी सभी क्वेश्चन एक बार ट्राई करके फिगर जरूर ड्रॉ करना, आज का होमवर्क है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री वाले, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है द टॉप ऑफ टू टावर्स of height x and y standing on level ground. The top of two towers of height x and y standing on level ground subtend angles of 30 and 60 degree respectively. Subtend angles of 30 and 60 respectively at the center of the line joining their feet. Center of line joining their feet. ये x है और ये y, C और ये D, इस पर सेंटर, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री। तो इसमें बहुत जरूरी है कि x वाले के साथ 30 डिग्री एंगल बनाओ, y के साथ 60। उसने कहा है फाइंड द रेशियो x इज टू y। व्हाट अबाउट, ये पॉइंट मैंने ए ई लिया, व्हाट अबाउट ए ई एंड बी ई, दे विल बी इक्वल क्योंकि सेंटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ए यूनिट्स ये है तो यही ए यूनिट्स है। क्लियर हो गया इतना? तो ये क्वेश्चन आता है फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई। तो आपने लिखा होगा x अपॉन a इज tan 30, y अपॉन a इज tan 60। तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a कितना हो गई, x इज इक्वल टू a बाय रूट 3, y विल बी इक्वल टू a रूट 3। तो x कितना आ गया, a बाय रूट 3, y कितना हो गया, a रूट 3, a कैंसल, आंसर विल बी 1:2। तो जिसका 60 डिग्री एंगल है ना वो 3 टाइम्स बड़ा हो जाता है। ठीक है, रेशियो ऑफ हाइट्स क्या है कि जिसका 30 डिग्री एंगल था, अगर उसकी हाइट 10 मीटर्स है ना तो 60 वाले की हाइट 30 मीटर्स होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, ये ना आपके एमसीक्यू रिजर्शन रीजनिंग में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 वैसे है रिजर्शन रीजनिंग में भी यही सेम स्टेटमेंट। क्वेश्चन 14 में कहा जाता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, what will be the new angle of elevation, what will be new angle of elevation if height of tower is triple। तो ये कहते हैं कि अगर हमने हाइट ट्रिपल की तो एंगल भी ट्रिपल हो जाएगा। अगर हाइट को 3 टाइम्स किया है, एजर्शन रीजनिंग में आता है, रीजनिंग ये दी जाती है कि अगर हमने हाइट को 3 टाइम्स किया ना तो एंगल भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ये ट्रू है, विच इज फॉल्स। अगर हाइट बढ़ जाती है 3 टाइम्स होती है तो एंगल जरूरी नहीं है 3 टाइम्स हो। तो वही चीज प्रूव करते हैं कि एक टावर ने तो एंगल लिया 30 डिग्री का, तो ये हाइट h है, डिस्टेंस इज x, आपने नया बढ़ा दिया bd कर दिया जो 3h हो गई। तो bc इज h मीटर एंड bd इज 3h मीटर।
I need to find this angle. निकाल लेते हैं. ट्राइंगल लिया ABC. BC अपॉन AB इज tan 30. BC कितना है H, AB X, tan 30 कितना होता है 1/√3. तो X की वैल्यू क्या आ गई H√3. अब ट्राइंगल ले लो ABD. BD अपॉन AB tan थीटा है. BD आपने लिया है 3H. AB की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ H है तो tan थीटा √3 के इक्वल कब होता है. तो एंगल तो सिर्फ डबल हुआ है. एंगल 3 टाइम्स नहीं होता, एंगल डबल हुआ है. एजर्शन रीजनिंग में ये स्टेटमेंट आ सकती है दैट हाइट इज ट्रिपल, देयरफॉर द एंगल विल आल्सो ट्रिपल. ठीक है. क्वेश्चन 17 का. अबे तो हाइट को इंक्रीज किया था, इसके बाद हम क्या करेंगे यार. तुम स्टार्ट कर रही हो ट्रिग्नोमेट्री कब करती है. 8.2 कर ली. 8.2 तो सारी हो गई. 8.3 कुछ भी नहीं की हुई. क्वेश्चन नंबर 17 है आपके हैंडआउट का, असाइनमेंट का. क्वेश्चन नंबर 17 जो हमने हाइट के साथ किया था ना वही अब शैडो के साथ हो रहा है. हाइट क्या होती है वर्टिकल लाइन, शैडो क्या होगी हॉरिजॉन्टल लाइन. So it says the length of shadow of a person. The length of shadow of a person is x meters long. When the angle of elevation of the sun is 45 degree. किसी पर्सन की लेंथ जो है शैडो की वो x मीटर्स लॉन्ग है जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन 45 है. If the shadow increases by √3 minus 1 into x meters. Shadow increases by √3 minus 1 into x meters. तो ये जो हो गया shadow increase हुआ, तो this is the distance CD. Find the angle of elevation of the sun now. कर लोगे ये. हाँ तो फिर ये जब पूरा डिस्टेंस DD निकाला तो क्या आ गया. हो गया ये. डन. चलो एक क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद ये खुद करना आप चैप्टर. मैं कल प्रोबेबिलिटी शुरू करवा दूंगी और कल और परसों में हो जाएगा आराम से. प्रोबेबिलिटी पूरी बुक की और एक्स्ट्रा भी परसों तक आराम से हो जाएगा. ये लिख रही है. क्वेश्चन नंबर 31. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ
from the foot of another tower is 60 degree and the angle of elevation of the top of the second tower ये शायद बुक का हो आपका नहीं फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टर्न चलो कर लो एक और क्वेश्चन था इज 30 डिग्री find the distance between the two towers and height of the other tower find distance between two towers and height of second tower चलो करो एक क्वेश्चन इसके बाद क्लास ओवर है ठीक है बैठना है किसी ने पढ़ने की कुछ समझना एक्स्ट्रा हाँ कल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी और ट्राइंगल्स का एक क्वेश्चन सैंपल पेपर में आया हुआ है वो करवाऊंगी वो आपके इसमें है एग्जाम्पल का क्वेश्चन है हम्म, हाँ क्या करना है इसमें कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन देख बेटा जरूरी क्या होता है एक्स और वाई के ये मैच ना करें जरूरी ये होता है कि एक्स और वाई इकट्ठे कट ना हो जाए या एक्स कट हो या वाई कट हो कंप्लीट तो तुम्हारा सी अगर कट हो जाता तो कुछ ना कुछ नहीं होता तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तेरा ये 4x हो गया ये 24 हो गया ये कट जाएगा पर y की वैल्यू 0 तो आएगी ना विच इज अ सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वही दो इंपॉर्टेंट होते हैं अगर वो C1 के भी इक्वल होंगे तो वो हमारा कंसिस्टेंट तो रहेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बन जाएंगे लेकिन अगर C1 के इक्वल ना हुआ तो वो पैरेलल नहीं होगा देख A1 बाय A2 और B1 बाय B2 या तो इक्वल ना हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन दोनों को इक्वल नहीं करना तब तो ये रहेगा यूनिक सॉल्यूशन और यूनिक जब तक सॉल्यूशन है तब तक कंसिस्टेंट है अब अगर A1 और A2 A1 बाय 1 B1 B2 इक्वल हो गए तो अगर तो ये C1 C2 के भी इक्वल है तब ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देंगे तब भी ये कंसिस्टेंट तो रहेंगे ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट ठीक है अगर मैंने कह दिया A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 के इक्वल नहीं है ये तो इक्वल है तब ये आएगा नो सॉल्यूशन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट है हो गया सॉल्व गुड डिस्टेंस कितना है देख के तो नहीं बोल दिया डिस्टेंस मेरा तो कुछ और ही आ रहा है इसमें मैंने 30√3 लिखा हुआ है हाइट 90 में फिक्स हुई है मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है 60 degree and angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree डिस्टेंस 30√3 लिखा है मैंने हाइट 90 लिखा है 3 टाइम्स वेरी गुड कैसे let me tell the angle of elevation of the top of a 30-meter high tower from the foot of another tower is 60 degree ये 30 मीटर हाई and angle of elevation
of the top of the second tower from the foot of the first tower. इस 30, ठीक है। किसने कहा? हाँ हाँ ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हो, तो मैंने सिर्फ गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये ए बी और ये सी एंड डी, तो मैंने लिखा ए बी अपॉन बी डी, ए बी, हाँ तो ए बी अपॉन बी डी लिया ना, ए बी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन बी डी इज tan 60√3, तो ए बी इज 30 बाई बी डी, मैंने एंगल्स अलग नहीं लिया, तो दिस विल बी √3, हाँ तो बी डी आ जाएगा 10√3, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर इज डिस्टेंस बिटवीन द इज 10 एंड हाइट इज 10, ठीक, ये आंसर ठीक करना पड़ेगा, डिस्टेंस इज 10√3 एंड हाइट इज 10, मैंने तो नहीं गलती कर दी। हाँ जी बताओ और क्या डाउट है?